हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन हरीश सोत्रा आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे एक नेक्स्ट वीडियो लेके आया है जो एचपी कमीशन 2018 नॉन मेडिकल में पूछे गए क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड है। तो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। 40 क्वेश्चन में से आज मैं आप लोगों को फिजिक्स की जो फर्स्ट वीडियो उसमें 10 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ और ये 10 क्वेश्चन ही मैं एक एक वीडियो में लेता जाऊँगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियरली समझ में आ सकें और आपको पता चल सके कि कौन से टॉपिक से एक एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को उठाता है। ठीक है, तो कौन से रिलेटेड टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया था उन लोगों बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल देखा है और सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कमेंट भी करें ताकि पता चल सके कि मेरे कोई क्वेश्चन को आपको समझाए जाने पर समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट करें और जो मेरे HPDGT ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं 2025 के तो प्लीज़ वो अपना नंबर छोड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे। ठीक है, तो अभी बात चल रही है कि क्वेश्चन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है, रिपल्सिव इन नेचर है, थर्ड अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन है डन नन ऑफ दीज। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें इसका अपने आप से पता होगा कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर आपको इसका जो आंसर है वो सी इसका ऑप्शन है। सी ऑप्शन बता रहा हूँ, ये इसका आंसर है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो ऐसी फोर्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्राफ जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चलती है वो इस फॉर्म में चलती है, इस फॉर्म में चलती है। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलती है। ठीक है, तो ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इस फोर्स को बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। बट पूछा जा रहा है ये रिपल्सिव या अट्रैक्टिव है। तो देखिए, अगर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ए पॉजिटिव, मतलब चार्जेस की बीच की होती है। अगर यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया या नेगेटिव चार्ज तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ठीक है, ये अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर मैं पॉजिटिव सेम चार्ज लेता हूँ तो ये दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, तो ये तो आ गई आपकी अट्रैक्टिव भी आ गई, रिपल्सिव भी आ गई। कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रोमैन है ना। पर अब बात करते हैं मैग्नेटिक, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अब लोगों को पता ही है। अगर आपके पास कोई बार मैग्नेट है तो उसमें आपके पास क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है। एक और बार मैग्नेट लेके आता हूँ, बट अगर मैं इस साइड नॉर्थ पोल को रखता हूँ उस साइड को साउथ, तो इनके बीच में कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। बट अगर मैं बात करता हूँ सेम पोल्स की, ये नॉर्थ है ये साउथ है और यहाँ पे साउथ है, तो ये फोर्स क्या होगी आपकी, रिपल्सिव फोर्स होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होती है वो दोनों तरह की होती है, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। तो मैं ज़्यादा डीप जाके नहीं, बहुत ज़्यादा डीप कंसेप्ट है ये, तो इसमें मैं थोड़ा सा ही बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होती है और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर की होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर 11 कि इसका ऑर्डर का मतलब है कि 11 के साथ जो 10 की पावर में क्या वैल्यू आ रही है। तो 11 की जीरो पावर आ रही है तभी वो 11 लिखा जाएगा। देखिए 11 ये मैंने लिखा है, तो 11 10 की पावर कुछ भी आ जाए, कुछ भी आए, मतलब जीरो आए, तो किसी भी चीज़ की पावर जीरो आती है तो इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 11 ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो 11 का जो एक्सपोनेंट पावर है इसकी वो क्या है, जीरो है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा जीरो। ठीक है, तो ये उसका ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड नंबर इज 11 इज जीरो। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो समझने वाला है भाई, ध्यान देने वाला है। बाकी दो क्वेश्चन तो बस आसान थे। ठीक है, वो कुछ नहीं थे इसमें। बट बात करते हैं इस क्वेश्चन की, बात करते हैं
कि ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट एट द वेलोसिटी अटेन्ड बाय बॉल जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। ठीक है, कि मैंने ऊपर से कोई बॉल फेंकी है और वो नीचे को जा रही है और ग्राउंड को टच करने से, जस्ट टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, इस बात की बात की जा रही है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कि कैसे इस तरह से होगा। तो पहले तो हम मान लेते हैं हाइट एच से रखी हुई है, तो कोई डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ से ये नीचे गिरा। ठीक है, यहाँ से नीचे गिरा, तो ये हाइट जो है वो सारी की सारी एच है, मैंने एच मान ली। और मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वो 0 थी, 0 बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ नीचे गा रहा हूँ और यहाँ कहीं पहुँचा है, ग्राउंड को टच करने से पहले पूछ रहा है यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी। भाई यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, पर कितनी होगी, जस्ट ग्राउंड को टच करने से पहले, इसकी बात की जा रही है। मतलब और करीब ले लीजिए, आपको नीचे को ले लीजिए, बिल्कुल टच करने से पहले। भाई टच करने से पहले वेलोसिटी क्या है, मैंने बी मान ली, बी मान ली। अब देखिए, आप लोगों ने 3 इक्वेशनें पढ़ी होंगी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी होंगी। ठीक है, तो इसमें जो इक्वेशन जो यूज होगी वो क्या होगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये यूज होगी। ठीक है, बस साफ करके लिखता हूँ, साफ करके डायग्राम बनाता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ से ये आ गई हाइट एच। ठीक है, याद आएगी। और टच करने से पहले ग्राउंड की वेलोसिटी मैं बी मान लेता हूँ, टच करने से पहले। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी मैंने यू मान ली, इज इक्वल टू 0 मान ली। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है कि एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बोलती है। तो ये u है, u की इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानी मैंने, 0 मानी। s कितना है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो हुई है, डिस्प्लेसमेंट जो हुई है वो हुई है h। ये h डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हुई है, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, h आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये हो जाएगा हाफ। अब ए क्या है, इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डाउनवर्ड लग रही है, तो कितनी आ रही है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में लग रही है, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, जी। ठीक है, और टी स्क्वायर। अब आपके पास इक्वेशन बन गई, वो बन गई हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इतना बन गई। नेक्स्ट करते हैं इस पर, अगला पेज खाली, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। तो अब देखिए, मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, हाफ जी टी का स्क्वायर। तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, जी को नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h, नीचे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो मेरे पास टी निकालना है, टी क्या आ गया, अंडरूट 2h/g, ये मेरे पास टी की वैल्यू आ गई। तो मुझे टाइम पता लग गया, भाई टाइम कितना लग रहा है ना, टाइम का मुझे पता चल गया। टाइम मेरे पास निकल गया, टाइम कितना आया, अंडरूट 2h/g। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम करते हैं u प्लस ए टी। तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 थी, और बिफोर टचिंग द ग्राउंड कितनी है, b मान लेता हूँ। ठीक है, a कितना है, g है। ठीक है, और t कितना गिवन है आपको, t ये रखा, d की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। तो t की वैल्यू पुट करने पर जो आपके पास आंसर बनेगा, ये कट g है, नो डिस्टेंस के अंदर है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके चलता हूँ। तो आपके पास जो वैल्यू बनी, v इज इक्वल टू वो बनी g 2h/g। ठीक है, तो इस जी को मैं अंदर लेके जाता हूँ, अंदर लेके जाके गया तो 2h/g² हो जाएगा, नीचे g है, एक g से g कट जाएगा, तो अंदर बचेगा 2h/g। तो आपका जो आंसर आया वो क्या आया, 2h/g, इसका एग्जैक्ट आंसर आया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। मैं फिर भी आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके पास, ये वाला क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर बना वो क्या बना, ये बना, ये इसका एग्जैक्ट आंसर आया। ठीक है, तो इसके मैं सोल्यूशन भी आपको ले चलता हूँ, पहले करवा भी दिया है। तो ये है सोल्यूशन। देखिए, मैंने इतना रखा है कि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या 0 है, बिफोर टचिंग द वेलोसिटी को मैंने b माना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पूरी की पूरी h है। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन मैंने यहाँ पे लगा रखी हुई है। तो हाफ जी टी स्क्वायर हो गया,
ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये वैल्यू बन गई, तो h की वैल्यू ये t, यहाँ टी स्केयर के t की वैल्यू कितनी आएगी 2h1 आ जाएगी। मैं फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगाता हूँ, b = ut प्लस at, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, b मानी हुई है जी, इसको काट के हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, है ना। अब बोला कि फोर्स ऑफ 4, अब फोर्स है कोई लग रही, वो किसी एंगल थीटा भी लग रही है, वो कितनी दी है 30 डिग्री है, और एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रही है, एंगल बना रही है 30 डिग्री, अब एक्स एक्सिस के साथ। अब ये फोर्स का वेक्टर है, तो ये कौन सी वाई एक्सिस हुई, ये कौन सी एक्स एक्सिस हुई, तो 30 डिग्री का एंगल यहाँ बना रही है। तो बोला आगे इसने कि द कंपोनेंट बाय ऑफ द फोर्स क्या होगा। तो भाई इसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, रिजोल्यूशन ऑफ ए कंपोनेंट, कि किसी भी कंपोनेंट को दो कंपोनेंट में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो, मैंने स्पेशली ब्लैक बोर्ड पे ये वीडियो समझाई है कंपोनेंट को रेजोल्यूशन करने के लिए, तो आप कैसे दो कंपोनेंट को रिजोल्व किया जाता है। तो ये फोर्स है, यहाँ पे कुछ थीटा बन रहा है, तो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी पढ़ा होगा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो मैं फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करता हूँ, जो एक्स एक्सिस के लोग आता है वो आता है एफ कोस ऑफ थीटा, और वाई एक्सिस के लोग आता है एफ साइन थीटा। और इसके कैसे आए हैं, इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जा कर के यूट्यूब वीडियो में, मेरा कैसे किस तरह से आते हैं। तो एफ साइन थीटा आ रहा है इस फोन, तो बाई कंपोनेंट आया एफ साइन थीटा, मतलब वाई द्वारा से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ साफ तरीके से, कि ये देखिए ये ऐसे ये यहाँ पे आया, तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एंगल बना 30 डिग्री बना। तो मैंने अभी बोला कि इस अलोंग एफ एक्स, तो एफ कोसो थीटा, तो थीटा कितना है 30 डिग्री, आपने थीटा, तो बाई के अलोंग कौन सा आता है एफ वाई, एफ साइन 30 डिग्री, यहाँ पे साइन 30 डिग्री आएगा, यहाँ पे आ गया साइन 30 डिग्री आया। तो बाई कंपोनेंट पूछा क्या है, तो वही बाई कंपोनेंट ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, करते हैं। तो एफ साइन 30 डिग्री, फोर्स कितनी दी हुई है 4 न्यूटन, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, काट के कितना आ गया 2 न्यूटन फोर्स, इसका एग्जाम्पल है। इसी तरह से आप इसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। तो इसकी जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आएगा, यहाँ पे गलत लगा रखा है ना, तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर है 2 न्यूटन, इसका जो है वो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, द एक्यूरेट आंसर, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये यहाँ पे जिस तरह से बना रखा है, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, एफ साइन थीटा है, तो इसका जो पहले तो एफ एक्सिस वाला निकाला हुआ है cos की अंडर, तो जहाँ पे जो वैल्यू बन जाएगी ये इस कंपोनेंट की, और बोला है क्वेश्चन में बाई कंपोनेंट, तो बाई कंपोनेंट एफ साइन 30 डिग्री 2 न्यूटन इसकी फोर्स आ रही है। देखो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं ये आपको आंसर बता चुका हूँ, 2 न्यूटन का आंसर आ गया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फ्लोइंग वेक्टर क्वांटिटी। वही वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसका डायरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे 4 चीज़ें रखी हुई हैं। पहले इसका आंसर जो है वो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। क्यों है बात करते हैं भाई, देखिए पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। हाफ एम बी इसका फार्मूला, तब काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी तो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट है, क्योंकि मान लेते हैं कोई पार्टिकल, वैसे आप पानी को उबालते हो तो उसमें पानी में जो बुलबुले होते हैं, उसमें जो कोलाइलिजन होता है पार्टिकल्स के बीच का, वो क्या होता है अलग अलग होता है,
ठीक है, सबकी डायरेक्शन एक जैसी नहीं हो सकती। मैं इस तरह से लेता हूँ, मैं वाटर को क्या कर रहा हूँ, बॉयल कर रहा हूँ, तो उससे बहुत सारे पार्टिकल है, तो किसी की डायरेक्शन इस साइड को है, किसी की डायरेक्शन इस साइड को, किसी की डायरेक्शन इस साइड को, किसी डायरेक्शन इस साइड को है। इसमें पार्टिकल्स की बात की जाए तो काइनेटिक पार्टिकल्स की बात की जाती है। ठीक है, तो किसी की डायरेक्शन जो है वो फिक्स नहीं है, तो जिसकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। देन आफ्टर बात आती है वर्क की। ठीक है, ठीक है, तो बात आती है वर्क की। तो वर्क इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये आपने फ्रिक्शन का भी कंसेप्ट पढ़ा होना एक। ठीक है, तो ये फोर्स लग रही है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो एग्जांपल इसके ऊपर मैं ऐसे ही ले सकता हूँ, जैसे कि मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ पे है, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, इस हाइट पे जाना है। लेट सपोज करते हैं ये हाइट h है, मैंने सपोज कर लिया ये हाइट क्या है, h है। तो मैं जाने को डायरेक्ट भी जा सकता हूँ। ठीक है, सीधा पास नहीं, बट अगर मैं पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक है, तो मैंने हाइट, अब वर्क डन कैसे लिखा जाता है, फोर्स इन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेस वर्क फोर्स तो मैंने उतनी लगा रहा हूँ, फोर्स जो लगी है, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हुई है, ठीक है, वो एच ही हुई है। ठीक है, तो टोटल वर्क डन क्या रहा, सेम रहा, तो वो पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं किया, वो किस पे डिपेंड किया, इनिशियल फाइनल पोजीशन में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर ये है कि जो वर्क जो है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है, ना कि पाथ लोड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा है पावर। तो पावर भी है, वो क्या है, वर्क अपॉन टाइम है, तो ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि पावर है, तो पावर की कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई किस डायरेक्शन में लग रही है, पावर लग रही है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वर्क क्या स्केलर क्वांटिटी है, और टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कोई वेक्टर मतलब कोई उसकी क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, पर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब आती है एंगुलर मोमेंटम की बात आती है, एंगुलर मोमेंटम की बात करता हूँ। देखिए कंसेप्ट थोड़े से डीप है। ठीक है, एक आते हैं एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम क्यों इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्यों इसका आंसर एंगुलर मोमेंटम है, क्यों है। ठीक है, तो इसका एक रीज़न है भैया, आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो उसकी सर्कुलर पाथ में उसकी रेडियस आर है। ठीक है, तो मूव कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आएगी अपर डायरेक्शन में। ठीक है, अपर डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा, मैं इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ये तो आप लोगों को बता रखा है कि यहाँ पे ऐसे जा रहा है, और एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। ठीक है, अपर डायरेक्शन लगेगा। अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो वो क्या करेगी, डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, दो डायरेक्शन उसकी आ गई, पार्टिकल जो मूव कर रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मैं एक नॉर्मल सा, आप टैप लीजिए, ठीक है, नलका लीजिए, नलके को एंटी क्लॉकवाइज मोड़िए, तो वो देखना एंटी, उसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो ऊपर को मूव करता है। और जब हम क्या करते हैं, उसको क्लॉकवाइज करते हैं, तो वो उसकी डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ मैं प्लेन में। ठीक है, दोनों हाथों से, पर मेरा जो उसका टैप की जो ऊपर का जो पार्ट है वो क्या जाता है, वो नीचे को जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पे स्क्रू ले लीजिए। ठीक है, जब स्क्रू को हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो वो ऊपर को आता है, खुलता है, और जब हम उसको क्लॉकवाइज करते हैं तो वो अंदर की तरफ जाता है। तो सेम एग्जांपल है कि फोर्स में स्क्रू लगा रहा है, फोर्स में किसी डायरेक्शन में, पर वो जा कहाँ रहा है, बाहर और अंदर को जा रहा है। तो वैसे ही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है ये। ठीक है,
तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वर्किंग ऑफ ए रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका आंसर है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भाई, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोला जाता है इसको, मोमेंटम आ जाएगा, उस पर ये वर्क करता है। कैसे करता है भाई, ठीक है, तो देखते हैं भाई। मैं इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको। ये रखा है बोला आपके पास, देखिए रॉकेट जो है ऊपर को जा रहा है, पर गैसेस जो है पीछे को जा रही है। रॉकेट आगे को जा रहा है और पीछे को जा रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि अगर रॉकेट को आगे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, क्योंकि गैसेस को एक पुश लग रहा है, ठीक है। गैसेस को क्या लग रहा है, पुश लग रहा है भाई इसको, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, ये दिखा रखा है, एक्शन हो रहा है, ठीक है। न्यूटन थर्ड लगाएंगे तो रिएक्शन भी होगा, रिएक्शन ऊपर को जाएगा तो ये ऊपर को बढ़ेगा, ठीक है। सेम केस हम बैलून का ले लेते हैं भाई, ठीक है। कि अब कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम है क्या, कि लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन या बिफोर रिएक्शन, एक्शन क्या होता है, बराबर होता है। तो वैसे न्यूटन में फोर्स ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिएक्शन के इक्वल होती है, वही आप लोगों ने पढ़ा होगा। फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिएक्शन के इक्वल होती है, ठीक है, ठीक है। कि फोर्स जो एक्शन है, अब देखिए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोला, क्योंकि लीनियर मोमेंटम क्या करेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब मास ऑफ गैसेस जो एग्जॉस्ट जो आ रही हैं, और साथ में क्या है सैटेलाइट है, उसका मास क्या रहता है, वो कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं करता है भाई, ठीक है। और ऐसे ही हमारा बैलून क्या कर रहा है, अपर डायरेक्शन में जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि बैलून में जो गैस भरी हुई वो क्या निकलती जा रही है, तो उतने फास्ट आगे को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उतनी स्पीड उसकी क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये काम करता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। जैसे कि लीनियर मोमेंटम बोलने का मतलब है कि टोटल जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो आप लोग +1 की बुक में भी ये पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल इज क्या होगी भाई। देखिए क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे कि एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल, सर्कल में कोई चीज़ मूव करती है भाई ऐसे करके, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है भाई, वेलोसिटी चेंज करती है, क्यों करती है, कि मान लो पार्टिकल यहाँ पहुँचा है तो उसकी वेलोसिटी का वेक्टर ये है, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ये आ गया, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन क्या कर रही है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज कर रही है ना। वेलोसिटी डायरेक्शन की जो है वो चेंज करिए, देखते हैं कैसे। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पार्टिकल, ये सर्कल ले लिया और यहाँ पे आपका कोई पार्टिकल है, मान ले इलेक्ट्रॉन ही मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड को मूव कर रहा है, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, यहाँ पे होगी विद इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे रेडियस आ रहा है, ये इसका m है, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे पहुँच गया तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी b की। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर जो वेलोसिटी वेक्टर वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है, बाकी क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो जब वेक्टर की चेंज करता है तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये पूछा गया है कि उसकी जो एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कल वो क्या होगी भाई, उसकी बात चली हुई है। तो उसकी बात चल रही है, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो क्यों मूव करती है, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स मूव करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो मूव करती है। वहाँ से एम है, बी वेक्टर है, आर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू mv केयर आर होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। फर्दर F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है।
तो ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ तुम लोगों को कि कैसे किस तरह से हम इक्वेट करके हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इसमें क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आपके पास बन जाती हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों कंपेयर कर दो, कंपेयर कर देते हैं तो क्या होगा, एम ए इज इक्वल टू एम बी स्क्र अपॉन आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम पड़ गई, एम भी आएगा यहाँ पे, एम से एम कट गया, तो ए क्या बन गया, बी स्क्र अपॉन आर बन गया। अब ये ऑप्शन जो है वो पेपर में नहीं दे रखा हुआ, ठीक है, ये ऑप्शन दे नहीं रखा है, ए इज इक्वल टू बी स्क्र अपॉन आर। पर अगर किसी ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चैप्टर पढ़ रखा है, किसी ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चैप्टर अगर पढ़ रखा है अच्छे से, तो वो इसको सोल्व कर सकता है। क्यों, v इज इक्वल टू होता है आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो जब मैं यहाँ पर v की वैल्यू आर डब्ल्यू करूँगा, आर ओमेगा करूँगा, तो इनका स्केयर हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, नीचे आर कट जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आर ओमेगा स्केयर बचेगी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो आपके पास जो आंसर आएगा एक्सेलेरेशन का वो आएगा आर ओमेगा स्केयर, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा जो आप क्वेश्चन में टिक लगा सकते हो। तो कहाँ दिया है आपका आंसर, ये रखा है डी ऑप्शन, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन पुल्स ए बकेट आउट ऑफ वेल बाय मीन्स ऑफ ए रोप, वर्क डन बाय द मैन क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। कोई बंदा जो है वो जो खूह होता है, ठीक है, वेल है, उसमें से क्या कर रहा है, रस्सी निकाल रहा है बाय मीन्स ऑफ ए रोप से, ठीक है। तो वो उसमें से उसका वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो बताना है, जीरो होगा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है, पूछा भी दो तरीके से आ सकता था यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पूछा है, पर उसमें वो फार्मूला भी पूछ सकता था कि फार्मूला क्या होगा, अभी फार्मूला बताओ भाई। ऑप्शन की जगह फार्मूला भी दिया था कि वर्क डन क्या कितना हुआ, फार्मूले के रूप में पूछ सकता था। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से करेंगे, एक तो करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो के बटन के हिसाब से, और करेंगे एक हिसाब से फार्मूले के हिसाब से। तो पहले तो हम समझते हैं इसको फार्मूले के, इसके पॉजिटिव नेगेटिव वे में हिसाब से। तो आपको पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। और इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, एफ कोस ऑफ थीटा आता है ना। इतनी बात तो आपको लग गया होगा, ये फार्मूला आता है एफ एस कोस, मुझे थीटा पता करना है, ठीक है। ये थीटा क्या है भाई, है ना, थीटा की बात करते हैं। तो थीटा से हमें पता लगे वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं भाई। तो यहाँ ये आपको क्या रखा है, बेल दे रखा है, और यहाँ पे आपने ऐसे करके इस पॉइंट के ऊपर बकेट लगा रखी हुई है, ठीक है। तो ये फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स आपको देखो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यहाँ से लेकर मान लेते हैं ये एच है, एच ही है, यहाँ से लेकर ये एच है खूह की। तो जब कोई बंदा इसको ऊपर को खींचेगा तो ये जाएगी ऊपर को, जाएगी जाएगी, तो इसको फोर्स क्या लग रही है, ऊपर को लग रही है, फोर्स क्या लग रही है, इसको ऊपर को ही लग रही है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रही है, ऊपर ही हो रही है। तो दोनों के वेक्टर क्या है, सेम है, सेम वेक्टर है ना, एफ वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में, एस वेक्टर भी क्या है, सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है भाई, ठीक है। दोनों के दोनों हैं डायरेक्शन के सेम है, तो दोनों के दोनों डायरेक्शन सेम हो तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अगर थीटा 0 डिग्री है तो आपका आंसर क्या आएगा, आपको पता है आपका वर्क डन है क्या, कोस थीटा है, तो कोस 0 डिग्री कितना होता है, कोस 0 डिग्री 1 होता है, ठीक है। तो आपके पास जो वर्क डन आया वो क्या आया, पॉजिटिव आया, वर्क डन क्या है, पॉजिटिव आया। तो आपका आंसर क्या होगा, आप किस पे क्लिक करोगे, आप क्लिक करोगे पॉजिटिव वर्क डन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। बट अगर यहाँ पे फार्मूला दिया होता तब वर्क डन क्या होता, तो आइए इसको भी समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हाइट किसकी है, ये उस वेल की हाइट है एच, तो यहाँ पे लगा रखा हुआ है हमने ऐसे, और ये नीचे को वेल है, बकेट है, ठीक है, नीचे बकेट गई हुई है। और मान लेते हैं इस बकेट का जो वेट है वो कितना है, मास होगा इसका बकेट का एम, कैपिटल एम, और नीचे को ग्रेविटी लग रही है, तो इसका वेट कितना लग रहा है, तो वेट भी क्या है, एक फोर्स है जो डाउनवर्ड को लग रही है, ठीक है।
तो इसको ऊपर को खींचा जा रहा है, तो हाइट कितनी होगी mg, तो टोटल है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगी। अब देखो इसी फार्मूले से मैं कर रहा हूँ, इसी फार्मूले से एफ ऐसा बना था, तो एफ कितना है यहाँ पे mg, नीचे को लग रही हुई है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है एस, जो ऊपर को जाएगा तो एच, तो बर्डन क्या आ गया mgh आ गया, किसकी वजह से, बकेट की वजह से, ठीक है। बट रोप का भी क्या है वेट है, ठीक है, उसका भी वेट है, उसके ऊपर भी ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। तो जब रोप की बात की जाती है तो हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो यहाँ पे जो इसका सेंटर पॉइंट है वहाँ पे हमें इसका लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टेंशन प्रोड्यूस होती है। तो मान लेते हैं, तो रोप का वेट कितना लिया जाएगा, यहाँ पे हाइट नहीं, यहाँ तक हाइट कितनी बच गई, आधी बच गई, तो ये h/2 क्या होगी, h/2 यहाँ पे हाइट होगी, ठीक है, यहाँ तक ये इतनी हाइट हो h/2 होगी। तो इसका मान इस पॉइंट पे जो मास है वो कितना है m है, रोप का जो मास है वो टोटल रोप का जो मास है m है, और हाइट कितनी है h/2, ठीक है। तो इसकी वजह से रोप की वजह से बर्डन, ये बकेट बर्डन किसकी वजह से, बकेट की वजह से था, रोप की वजह से बर्डन क्या हो जाएगा, रोप की वजह से जो बर्डन होगा वो होगा, देखो m स्मॉल m माना उसका, तो ए, और हाइट कितनी कवर करी इसने h/2 करी, mg h/2, तो टोटल बर्डन कितना हो जाएगा भाई, टोटल बर्डन में ये ऐड कर दो भाई, कैपिटल M था बकेट का, ये mgh/2, तो इसको सोल्व करके जो हमारे पास आएगा वो आएगा, कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास है gh, हमारे पास क्या है कॉमन है, तो यहाँ बच गया m/2, और gh क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा कॉमन में। तो ये हमारे पास एक्यूरेट फार्मूला बना, तो ये इसका आंसर आएगा। इसको मैं आपको, अगर मैंने यहाँ पे किया है इसको सोल्व, देखिए ये मैंने बता रखा हुआ है कि जब बकेट की वजह, ये बकेट है, बकेट की वजह से हाइट कितनी कवर करनी पड़ रही है h, उसकी वजह से वेट क्या लग रहा है mg लग रहा है, तो बर्डन क्या हो गया mgh हो गया। बट रोप की वजह से भी वर्क हो रहा है भाई, रोप का भी मास है, तो जब रोप के ऊपर टेंशन लगती है तो वो सेंटर पॉइंट में टेंशन ली जाती है। अगर आप लोगों ने लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर पढ़ा है ढंग से तो उसमें बता रखा होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर, तो इसके ऊपर जो लग रहा है वेट है वो कितना लग रहा है m, और ग्रेविटी भी आपकी क्या है g है, ठीक है, तो mg आ जाएगा। पर हाइट कवर कर रही है वो यहाँ पे कितनी कवर करनी है, इसने h/2 कवर करनी है, क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पे फोर्स लग रही है, तो इसको मैं खींच लूँगा तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट है वो आ गया, शिफ्ट हो जाएगा, अगर मैंने रस्सी को नीचे डाला है, तो उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा mgh/2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करूँगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब बोलेंगे कि सेंटर से क्यों, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से कैलकुलेट होता है, किसी भी सेंटर से ही कैलकुलेट होता है, अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चैप्टर पढ़ा है तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 1 मीटर अबाउट इट्स डायमीटर, ये है, ठीक है। तो इसकी भी बात कर लेते हैं भाई, है ना, इसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर की वजह से कितना होता है अबाउट इट्स डायमीटर, है ना, सॉलिड स्फीयर की वजह से कितना होता है। उसका फार्मूला है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चैप्टर पढ़ते हो तो 2/5 mr, यहाँ पे मास आपको दे रखा हुआ है 5, मास आपको 5 दिया है, और रेडियस 1 मीटर उसके कट गया, 1 का 1 आएगा, हट जाएगा, तो क्या आएगा 2, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या आंसर है इसका, 2 बोला मैंने, 2 kg मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। kg मीटर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या आ रहा है, मास और रेडियस आ रहा है, मास kg और रेडियस मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन एंड ऑर्बिटल प्लेन ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होगा, ठीक है। तो ये 0 होता है, क्यों होता है, जैसे आप लोगों को पता है हमारी अर्थ है वो इस तरह, मतलब स्फीयर मान लीजिए अर्थ को, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको, उस पर सर्च भी कर सकते हो, ऐसे करके है,
ठीक है। और आपको पता है हमारी जो एक्सिस है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, तो उसका जो नॉर्थ पोल और अर्थ पोल है वो ऐसे करके है। उसका जो इक्वेटर है वो यहाँ पर के है, यहाँ करके इक्वेटर है, ये इक्वेटर है यहाँ पे, ये इक्वेटर है। ठीक है। तो इसका जो प्लेन है वो कैसे बन रहा है, इक्वेटर प्लेन, इक्वेटर प्लेन ये बन रहा है। इसका इक्विलेटरल प्लेन आ गया, ये इक्विलेटरल प्लेन है, ये प्लेन है भाई, ये प्लेन आ गया। प्लेन आया तो बोला गया क्वेश्चन में, एंगल बिटवीन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑर्बिटल प्लेन ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करी हुई है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, इसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है। तो मैं ऐसे करके बना रहा हूँ प्लेन, चलो मैं ऐसे बना देता हूँ, सिंपली झुकी हुई है, ऐसे ले लेते हैं हम लोग। तो हम सिंपल करके लेते हैं इसको ऐसे करके। तो ये क्या, इसका इक्विलेटरल प्लेन है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है ना, बात करते हैं। जियो स्टेशनरी होता है कि जो फिक्स होता है, जो अर्थ के जो पॉइंट के होता है, इक्वेटर के साथ चलता है, जितनी अर्थ घूमती है वैसे वैसे ये भी घूमता है। जितना ये अर्थ अपनी जिस स्पीड से अर्थ घूमेगी उसी स्पीड से ये भी क्या घूमेगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर मूव करता है तो मेरा ये वाला जो जियो है भी साथ में क्या करेगा, 1 सेंटीमीटर को मूव करेगा विथ सेम स्पीड के साथ। ठीक है। तो क्या जियो स्टेशनरी कर दिया, स्टेशनरी का मतलब होता है क्या होता है, रेस्ट, है ना। जो चीज़ फिक्स है मतलब उसको फिक्स कर दिया, और किसके साथ कर दिया, अर्थ के साथ फिक्स कर दिया, जोड़ दिया। जैसे अर्थ घूमेगी उतना ये आगे घूमेगा। तो इसका और इसका प्लेन क्या हो गया, सेम नहीं हो गया। तो इनके बीच में एंगल आया वो कितना आया, 0 डिग्री आया। ठीक है। तो आंसर क्या हुआ इसका, 0 डिग्री इसका आंसर हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, 10 जो भी हैं, 10 9 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, आप लोगों को ये क्लियर हुए होंगे। अगले क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और किसी को भी किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट करें, क्वेश्चन पूछे, मैं उसका आंसर और एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।